हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक वंस अगेन टू परचम क्लासेस। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए चलते हैं हमारे आज के सेशन में, दैट इज बैंकिंग अवेयरनेस करंट अफेयर्स फॉर सेकेंड वीक ऑफ जुलाई 2024। ओके एवरीवन, सो हियर वी गो विथ द फर्स्ट न्यूज फॉर द डे। सो द फर्स्ट न्यूज इज विथ रिगार्ड टू द बैंकर्स बैंक, दैट इज आरबीआई, हु हैज कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ 7 कोऑपरेटिव बैंक्स सिंस जनवरी। अपने पिछले सेशंस के अंदर भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से आरबीआई बैक टू बैक बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक्स को जो है वो नोटिस भेज चुका है कि हम अब आपका लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर रहे हैं, ऑन द ग्राउंड्स की आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, ऑन द ग्राउंड्स की आपका जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है, रोटेशन जो है, यानी कि आपका जो टोटल ओवरऑल जो रेवेन्यू है वो अप टू द मार्क नहीं है। हेंस एज अ रिजल्ट नाउ यू आर नॉट फिट एनफ टू बी कॉल्ड एज अ बैंक। That means you are unable to provide the profit or the interest margin to your customers. Hence, as a result, without taking any risk, the license is to be cancelled. तो अब तक इस महीने का, इस साल का 7वां महीना है, हम देख रहे हैं, we are in the month of July, and so far 7 banks have been, you know, deteriorated or taken away from their license. So what we can see here, has once again cancelled the license of cooperative bank due to its deteriorating financial health. देखो, एक लौता रीजन जो यहां पर दिया जा रहा है वो क्या दिया जा रहा है हमेशा, कि जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो बहुत ज्यादा डगमगाई हुई है, बहुत ज्यादा जो है उसमें कमी देखने को मिल रही है। हेंस एज अ रिजल्ट इट्स नॉट पॉसिबल टू बी कॉल्ड एज अ बैंक एनीमोर। और कौन कौन से बैंक्स हैं, तो सबसे पहला भी हम देख पा रहे हैं यहाँ पे समरपुर मर्केंटाइल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयप्रकाश नारायण नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड, श्री महालक्ष्मी मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हिरियूर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, एंड सो ऑन। राइट, तो अब आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताओगे। लास्ट वीक के अंदर हमने डिस्कस किया था दो ऐसे बैंक्स थे जिनका आरबीआई ने जो है लाइसेंस ऑन द वे सेम ग्राउंड्स कैंसिल किया है। एक बैंक महाराष्ट्र के अंदर अवेलेबल है, तो एक बैंक यूपी के गाजियाबाद रीजन के अंदर अवेलेबल है। राइट, एक महाराष्ट्र मुंबई, दूसरा यूपी गाजियाबाद। सो यू हैव टू टेल मी इनटू द कमेंट बॉक्स विच वर दोस टू बैंक्स जिनका लास्ट वीक के सेशन में हमने डिस्कशन किया है, आरबीआई ने लाइसेंस कैंसिल किया है, ग्राउंड्स सेम रहे, दैट इज फाइनेंशियल हेल्थ। उसमें हमने देखा है कि किस तरीके से जो एक लिक्विडेटर है आरबीआई ने अपॉइंट किया है, सो दैट जितने भी कस्टमर्स हैं बैंक के, उन सभी का पैसा उन तक विथ इंटरेस्ट और या विदाउट इंटरेस्ट भी भले ही सही, लेकिन हाँ, उनका जो मूल है जिसे बोलते हैं ना प्रिंसिपल अमाउंट, वो उन तक पहुंच जाए विदाउट एनी blocks in between, without any odds in between. Right, so what were these two banks? You'll have to let me know into the comment box. Now moving forward to the next point here, that is other instances of RBI cancelling the banks. Okay, so as what we can see here, there are many more banks here, like for example Banaras Mercantile Cooperative Bank, इनका लाइसेंस कैंसिल किया जा रहा है। और कैंसिलेशन के पीछे जो सिंगल रीजन है, हमेशा ध्यान रखना, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बैंक इज इन क्वेश्चन। और ये कौन से जो है एक्ट के थ्रू आरबीआई एम्पावर्ड है ऐसा कोई भी फैसला लेने के लिए, तो वो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। So according to the banking regulator, the banks lacked adequate capital and earning prospects. Hence, they failed to comply with the provisions of the Banking Regulation Act of 1949. Simply, the bank's continuance was detrimental to the interest of their depositors. Obviously, अब डिपॉजिटर्स का पैसा है, बैंक का अपना पैसा तो है नहीं, तो बिकॉज अब उस पर भी रिस्क आ सकता है, यानी कि कंट्री की इकोनॉमी पे रिस्क आ सकता है, और इसकी जिम्मेदारी भी आरबीआई की है। हेंस एज अ रिजल्ट, विथ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949, द लाइसेंसेस हैव बीन कैंसल्ड। Right, now next, PM Modi launches Agricultural Infrastructure Fund, that is known as Agri Fund for Startups and Rural Enterprises, that is in the name of AgriSure। ठीक है, तो हम एक दूसरा फंड लेकर आए हैं हमारे फार्मर्स के लिए। देखो, हमने अगर इसकी हिस्ट्री थोड़ा सा अगर हम डिस्कस करना चाहें तो वहां पर कर सकते हैं। दैट इज द ईयर 2024, यानी कि अब से 2 साल पहले का जो साल हमारा बीता है, सॉरी ईयर 2022, अब से 2 साल पहले का जो साल बीता है हमारा, हमने वादा किया था कि हम अपने फार्मर्स की जो इनकम है वो डबल कर देंगे बाय ईयर 2022।
अब काफी जो है उसमें सेटबैक्स हो गए थे बीच में, कोविड फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, ओके। उसके अलावा हमने देखा है कि इकोनॉमी को भी इंटरनेशनल इवेंट्स की वजह से बहुत सा एक जो है बोलते हैं ना सेटबैक दूसरा झेलना पड़ा। डोमेस्टिक इश्यूज भी हमारे काफी चल रहे थे, और ऐसे में जो किसानों की इनकम डबल करने की जो बात थी 2022 तक, वो हेंस एज अ रिजल्ट नहीं हो पाई। अब हमने रिवाइज्ड जो प्लान रखा है कि चलो ठीक है, बाय 2030 तक तो एटलीस्ट हम कोशिश करेंगे कि डबल हो जाए हमारे फार्मर्स की इनकम। तो अब ऐसे में काफी जो है स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, जिनमें एक स्टेप है एग्रीश्योर। व्हाट इज एग्रीश्योर? सिंपली इट इज द एग्रीकल्चरल फंड फॉर द स्टार्टअप्स एज वेल एज द रूरल एंटरप्राइजेस। जो नई कंपनीज खुल रही हैं उनके लिए, और जो एग्जिस्टिंग रूरल कंपनीज हैं उनके लिए भी, राइट। सो एग्रीश्योर एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्या प्रोवाइड करेगा? ये डेप्ट फाइनेंसिंग फैसिलिटी फॉर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटी फार्मिंग असेट्स। सिंपल शब्दों में पोस्ट हार्वेस्ट, यानी कि जब हार्वेस्टिंग सीजन खत्म हो जा रहा है उसके बाद जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए एक फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल है। कॉर्पस ऑफ रुपीज 1 लाख करोड़ फॉर the self-help groups and the not-for-profit organizations, those who are working in the agricultural sector. ओके, ये रखा गया है 1 लाख करोड़ रुपए तक का कॉर्पस, यानी कॉर्पस मतलब फंड पूरा। उसके अलावा इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 3% पर एनम, राइट। कितना है इंटरेस्ट? 3% पर एनम। देन मेरिटोरियम फॉर रीपेमेंट फ्रॉम 6 months अप टू 2 years। तो मेरिटोरियम पीरियड कितना मिल रहा है? यानी कि जो ग्रेस एक जो टाइम है पेमेंट का वो है 6 months to 2 years, राइट। और ये चीज हमेशा दिमाग में रखनी है हमें कि इसका एक सिंगल एजेंडा क्या है, वो ये है कि हमें हमारे फार्मर्स की इनकम डबल करनी है, फार्मर्स को सपोर्ट करना, राइट। ओके, सो अभी ये कैसा है ना कि ये पूरी तरीके से जो एग्रीकल्चरल फंड जो अभी हमने जो डाला है, एग्रीश्योर जो हमने डाला है, ओके, ये एक टाइप का एआईएफ है, यानी कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, right? So what you can see here is set to launch the agri fund for startups as well as the rural enterprises to support agripreneurs. अब ये agripreneurs यहाँ पे जो आपके सामने टर्म है, okay? How do I define something that is known as agripreneur? Agripreneur in simple language, agricultural practices में business करने वाला agripreneur। तो business जो कर रहा है जनरली उसको हम आम भाषा में इकोनॉमिक्स में क्या बोल देते हैं? एंटरप्रेन्योर, राइट। तो एग्रीकल्चरल बिजनेस में जो भी है वो एग्रीप्रेन्योर, राइट। ओके, सो व्हाट इट इज एन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। डोंट वरी, व्हाट इज एआईएफ, वी विल डिस्कस दैट एज वेल। ओके, सो दिस इनिशिएटिव एम्स टू फॉस्टर इनोवेशन एज वेल एज सस्टेनेबिलिटी, ओके। और उसके अलावा क्या रखा गया है यहाँ पे? 750 करोड़ कैटेगरी 2 एआईएफ अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड यहां पे डाला गया है, जिसमें कितने पैसे रखे गए हैं? अलग से 750 करोड़। तो जस्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड क्या है वो डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। अभी जो फैक्ट है दिमाग में रखना है, 750 करोड़ कैटेगरी 2 एआईएफ के लिए रखा गया है, ओके। नाउ सी एग्रीश्योर ग्रीनेथन या ग्रीन मैराथन 2024, अब ये क्या है इस पर भी नजर डालते हैं एक बार। ओके, सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रीनेथन, as part of its commitment fostering innovation, NABARD, that is National Bank for Agriculture and Rural Development, तो नाबार्ड का निकाला हुआ है एग्रीश्योर ग्रीनेथन, ठीक। क्या क्या इसकी खासियत है? सबसे पहला है स्मार्ट एग्रीकल्चर। व्हाट इज स्मार्ट एग्रीकल्चर ऑन बजट? addressing the high cost of advanced agricultural technologies that hinder small and marginal farmers। अब बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, मशीन्स आ गई हैं हार्वेस्टिंग के लिए, पोस्ट हार्वेस्टिंग के लिए, सीडिंग के लिए, राइट। अब ऑब्वियसली ये जो नई मॉडर्न डे एडवांस मशीन्स हैं ये कोई 100 200 500 हजार रुपए में तो बिकती नहीं है। लैक्स एंड लैक्स ऑफ द अमाउंट इज नीडेड टू परचेज देम। वो फार्मर जो अपनी बेसिक नीड्स ही नहीं पूरी कर पा रहा है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि एक जो फार्मर है इंडिया का, इंडिया के फार्मर की मंथली इनकम कितनी है, एवरेज निकाला गया, राइट। सो सरप्राइजिंगली द डेटा इज हॉरिफिक। 10,218 रुपए, 10,218 rupees is what the data is given that in India a farmer earns monthly, right?
तो हम समझ पा रहे हैं कि ऑब्वियसली हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी स्थिति कोई फाइनेंशियल स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। अब ऐसे में हमें ये सब कुछ करने की जरूरत है कि जो मॉडर्न डे एडवांस टेक्नोलॉजी है वो भी इनको सस्ते में मिले। सो दैट इज व्हाई द फर्स्ट फीचर इज स्मार्ट एग्रीकल्चर ऑन अ बजट। नेक्स्ट, टर्निंग एग्री वेस्ट इनटू प्रॉफिटेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। पंजाब एंड हरियाणा स्पेसिफिकली, जो ये अक्टूबर नवंबर का टाइम पीरियड होता है पोस्ट हार्वेस्ट सीजन का, जब पराली जलाई जाती है, पराली समझते हैं ना, राइस हस्क, जो राइस का जो छिलका होता है सिंपली, उसे जला दिया जाता है और उस जो उसका लेफ्ट जो लेफ्ट अराउंड जो प्रोडक्ट जो बचता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट जो बचता है, वो मिट्टी में दफन कर दिया जाता है, जिससे मिट्टी की भी जो जिस बोलते हैं ना फर्टिलिटी, वो बरकरार रहती है अगले सोइंग सीजन के लिए। लेकिन उससे होता क्या है, पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पोल्यूशन। तो पंजाब रीजन के अंदर, हरियाणा रीजन के अंदर, इनफैक्ट दिल्ली रीजन के अंदर भी उस टाइम पीरियड पे काले बादल छाए होते हैं। एक्चुअली में काले बादल, ये कोई सरकाजम नहीं है, काले बादल लिटरली दिखाई देते हैं हमें दिल्ली के अंदर, दिल्ली पंजाब हरियाणा रीजन के अंदर। अब ये क्या है, एग्रीकल्चरल वेस्ट है। तो अब इस ग्रीनथॉन के अंदर नाबार्ड ने क्या बोला कि कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी निकालो जिससे आपका जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि एग्रीकल्चरल वेस्ट को भी आप यूज में ला सकें किसी दूसरे प्रोडक्ट को जो है प्रोड्यूस करने के लिए, या उसको जो है एक मॉडिफाई या ब्यूटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट, टेक सॉल्यूशंस मेकिंग रीजनरेटिव एग्रीकल्चरल रेम्यूनरेटिव, that is aiming to overcome economic hurdles in adopting regenerative agricultural practices. Regenerative agricultural practices मतलब कि जो एक सॉइल है मेरा, एक जो मिट्टी है, जिसे हमने देखा कि कई बारी होता है, कई ऐसे अनाज हैं, क्रॉप्स हैं, जिनको एक बारी एक मिट्टी पर उगाया तो वो मिट्टी अब बहुत टाइम तक के लिए अब उस पर कोई भी सोइंग नहीं हो सकता, कोई भी उस पर सीडिंग नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि नए टेक्निक्स हमें निकालने हैं जिसके थ्रू रीजनरेटिव प्रोग्राम एग्रीकल्चर के अंदर हम लेकर आ सके। सो दैट इज व्हाट ग्रीनथॉन 2024 इट इज ऑल अबाउट। ओके, कौन लेकर आता है, नाबार्ड। चलिए अब बात करते हैं अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड की। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म AIF? सो हियर वी गो, इट इज अ टाइप ऑफ एन इन्वेस्टमेंट पूल। ओके, सिंपल शब्दों में ये क्या है, एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट पूल मतलब अच्छा खासा अमाउंट इसमें अच्छे लोगों से लिया जा रहा है। ओके, दैट गैदर्स मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स टू पुट इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ असेट्स। जैसे हमने ले रखा है यहाँ पे एक दो तीन इन्वेस्टर्स हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल। ओके, इन तीनों से हमने 100 रुपए लिए, राइट, और इन ये कितना हो गया, 300 रुपए हो गया। और ये 300 रुपए ना मैंने अलग अलग, ठीक है, कंपनी एक्स, कंपनी वाई, कंपनी ए, कंपनी बी में जो है यूज कर लिया। ठीक, तो ये क्या है, जब मैं अलग अलग इन्वेस्टर ऐसे ले रहा हूं और उन्हें एक साथ अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा हूं, सो दैट इज व्हाट द अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड इज। और ये बात हमेशा ध्यान रखना है, यहां पर देखो क्या बोला गया है, गैदर्स मनी फ्रॉम इन्वेस्टर टू पुट इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ असेट दैट इज बियॉन्ड स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ इससे स्टॉक्स या बॉन्ड्स ही खरीद रहा हूं, राइट, ऐसा नहीं है। हो सकता है मैं उससे, हो सकता है मशीनरी भी ले लूं, या हो सकता है मैं उससे प्रॉपर्टी भी खरीद लूं। ओके, जो कि मेरे बिजनेस में मेरे को प्रॉफिट जनरेट करके दे, और वो प्रॉफिट एज अ डिबेंचर, एज अ डिविडेंड, नॉट डिबेंचर सॉरी, एज अ डिविडेंड मैं अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ शेयर करूं। ओके, नॉट जस्ट असेट्स एंड स्टॉक्स बट एनीथिंग that will provide profit or benefit to my company, right? So these assets could be things like real estate, another private company, commodities, or any other unconventional investment. ठीक है, कुछ भी हो सकता है rather than stocks and the shares, right? तो ये हमेशा ध्यान रखना है, that is alternate investment fund। और अभी हमने एग्रीश्योर के अंदर क्या डाला है, हमने डाला है 2 AIF। तो यानी कि कम से कम 2 कैटेगरी तो होती होंगी। तो यहां पर ध्यान रखना है हमें, 3 कैटेगरीज होती हैं AIF की। सो कैटेगरी 1, इट इज दे कैन इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स, दैट इज अर्ली स्टेज वेंचर्स, सोशल वेंचर्स, द स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सम अदर गवर्नमेंट रेगुलेटर्स, इनमें जो है इन्वेस्ट करते हैं जब हम, तो ये क्या होता है, ये होता है कैटेगरी 1 ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। स्टार्टअप में या कोई स्मॉल वेंचर है उसके अंदर, या कोई स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है उसके अंदर अगर मैंने इन्वेस्टमेंट डाला है, तो वो हुआ मेरा कैटेगरी 1 ऑफ द ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। अब अगर मैं बात करूंगा कैटेगरी 2 की, तो कैटेगरी 2 क्या है,
which are not classified under category 1 and category 3, but obvious सी बात है, but they do not undertake leverage or borrowing other than to meet day to day operational requirements and as permitted in the regulations. So simple शब्दों में अगर हम बात करें कैटेगरी 2 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की, तो वो होते हैं जब हम इन्हें डेप्ट फंड्स में डालते हैं, जब हम इन्हें इक्विटी में डालते हैं, या जब हम इन्हें किसी डिस्ट्रेस्ड असेट में डालते हैं, जैसे कि अभी हमारा एग्रीकल्चर है। तो कैटेगरी 2 एआईएफ वहां आएगा जहां पर लॉस हो रहा होगा। तो किसी एक लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन को जब प्रॉफिट कराना होता है, तो उसके लिए ऑब्वियसली उसके जो प्रोडक्शन है वो एनहांस कराना है। अब प्रोडक्शन एनहांस कराने के लिए और कैपिटल चाहिए। अब कैपिटल तो ऑब्वियसली कम पड़ रहा है क्योंकि कंपनी लॉस में जा रही है, हेंस एज अ रिजल्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो अब जब अदर पूल ऑफ इन्वेस्टर्स में लेकर आया हूं, पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट में लेकर आया हूं उस एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए या एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए जो लॉस मेकिंग है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एआईएफ कैटेगरी 2, राइट। एंड दे डू नॉट अंडरटेक लेवरेज और बोरोइंग, है ना। यहाँ पर कोई भी लेवरेज वगैरह नहीं लेते हैं, कोई भी एज पर मतलब इमीडिएट सेंस की अगर हम बात करें तो कोई भी डिविडेंड ये नहीं लेते हैं इमीडिएटली। ओके, राइट। सो दिस इज व्हाट कैटेगरी 2 AIF is. So the next headline what we have got, ICICI Lombard introduces Elevate. जैसे हर बैंक अपना नया नया फीचर निकाल रहा है, उसी तरीके से ICICI बैंक ने भी एक नया फीचर निकाला है और इसका नाम क्या है, Elevate. So what is basically Elevate? It is using health insurance with artificial intelligence. That means it is identifying the health issues with the machine learning and the artificial intelligence, as well as picking up into the cognizance the most of the opportunities and most of the chances or most of the choices, that what are the multiple types of health benefits that the bank can provide its customers, right? तो क्या नाम है इसका, Elevate। कौन सा बैंक है, ICICI Lombard। ओके, सो की फीचर्स ऑफ एलिवेट क्या है, इनफाइनाइट सम इंश्योर्ड। इनफाइनाइट मतलब कितना भी पैसा लग सकता है यहाँ पर। सो एंश्योर्स द पॉलिसी होल्डर्स नेवर फेस लिमिटेशंस ऑन कवरेज। सो हम जानते हैं हमारा जो भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है या किसी भी टाइप की जो इंश्योरेंस होता है उसमें लिमिटेड अमाउंट होता है, लेकिन एलिवेट के अंदर क्या है, इनफाइनाइट। दूसरा इनफाइनाइट क्लेम अमाउंट, जब सम इनफाइनाइट है तो क्लेम अमाउंट भी इनफाइनाइट होगा। एंड फर्दर पावर बूस्टर एड ऑन। पावर बूस्टर एड ऑन मतलब इट प्रोवाइड्स 100% क्यूमुलेटिव एनुअल बोनस रिगार्डलेस ऑफ द क्लेम्स मेड। तो मतलब ऐसा नहीं है कि एक बारी मैंने क्लेम ले लिया तो शायद दूसरी बारी क्लेम नहीं ले पाऊंगा। ओके, मैं दूसरी बार भी क्लेम ले सकता हूं, दैट इज व्हाट इज नोन एज पावर बूस्टर एड ऑन। और इन सबको इजीली स्पेसिफाई और आइडेंटिफाई करने के लिए बैंक ने किसका इस्तेमाल किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ओके, सो एआई इज द फ्यूचर, वी नो इट वेरी वेल। अब डेंजरस फ्यूचर है या नहीं, अब ये तो वक्त फ्यूचर ही खुद ही बताएगा, but yes, as of now it is into the trend with regard to the banking sector. Okay, the majority of the banks and majority of the non-banking institutions as well, they are using the artificial intelligence to identify their beneficiaries, to specify the products, to specify the schemes and policies as well that is needed according to the need of the society, according to the need of the time, basically you can call it, right? So next what we have got, PSU banks pay 6,481 crore dividend to government. Okay, सो बहुत सारे ऐसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स हैं जिन्होंने अपना प्रॉफिट का हिस्सा, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं, ओके, डिविडेंड आपको पता ही होगा, लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किया था या लास्ट टू लास्ट वीक भी हमने इसको डिस्कस किया था, लेकिन चलिए वापस से डिस्कस कर लेते हैं। डिविडेंड मतलब क्या, डिविडेंड सिंपल शब्दों में हम कहते हैं प्रॉफिट शेयर को। ओके, इन वन सिंगल लैंग्वेज डिविडेंड मींस प्रॉफिट शेयर। So let's say I am an investor. I have invested some amount, let's say for example, rupees 1,000, okay, in company X. इस कंपनी X को फायदा होता है 1,000, let's say इस कंपनी को फायदा होता है 100 रुपीज का। ओके, सो ये जो 100 रुपीज है ये कंपनी मुझे एज अ डिविडेंड इसमें से 25 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए मेरे इन्वेस्टमेंट के मुताबिक रिटर्न कर सकती है। ओके, सो दिस इज व्हाट इज नोन एज डिविडेंड। और अभी 6,481 करोड़ 6,481 करोड़ रुपीस जो है निर्मला सीतारमन को अलग अलग पब्लिक, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको अलग अलग बैंक्स ने चेक प्रोवाइड कराया है। सो व्हाट वी कैन सी हियर, 4 पब्लिक सेक्टर बैंक्स,
कौन कौन से बैंक हैं ये? कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया. Okay, they have collectively paid 6,421 crore rupees as a dividend, that is profit. तो आप देख पा रहे हैं 6400 करोड़ रुपए प्रॉफिट हुआ है 4 बैंक से. ओके, कौन कौन से बैंक हैं वापस से दिमाग में रखिए आप इनको. कैनरा, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया एंड द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज एक्सिम बैंक. सो इन 4 बैंक से 6,481 करोड़ रुपीस फाइनेंशियल ईयर 23-24 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसीव किया है. दैट मीन्स बैंकिंग सेक्टर जो है अपनी स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट एवरी टाइम डे बाय डे करता जा रहा है. राइट नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट हेडलाइन हियर. पीएनबी लॉन्चेस सेफ्टी रिंग टू एनहांस इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग सिक्योरिटी. तो किसने लॉन्च किया है? पंजाब नेशनल बैंक ने लॉन्च किया है. क्या लॉन्च किया है? सेफ्टी रिंग. जैसे एलिवेट है आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड का, उसी तरीके से पंजाब बैंक ने एक नया फीचर लॉन्च किया है, सेफ्टी रिंग. अब सेफ्टी रिंग से नाम से तो क्लियर हो गया होगा आपको कि किसी भी टाइप के फाइनेंशियल फ्रॉड से बचने के लिए हम जान रहे हैं आज की डेट में जो सबसे बड़ा इश्यू है इंडिया के अंदर, regardless of other issues as well, okay, we are talking about in the banking sector, that is the financial fraud or the cyber crime. Financial fraud taking place because of the cyber crime. तो ये जो साइबर क्राइम का जो मुद्दा है इसको ध्यान में रखते हुए हमने क्या लॉन्च किया यहाँ पर? सेफ्टी रिंग कैंपेन. ओके, कौन है लॉन्च करने वाला? इट इज दी PNB, that is the Punjab National Bank. So what are the features of this safety ring here? So it allows the customers to set a daily transaction limit. Okay, daily transaction limit, DTL. What is this? Okay, for term deposits, especially for online closure or overdraft facilities. Okay, what is overdraft? Overdraft is a term here we need to understand. Let's say for example मैंने अपने बैंक में 100 रुपए जमा किए हुए. ओके, सो इन माई बैंक अकाउंट आई हैव गॉट 100 रुपी डिपॉजिटेड एंड लेट्स से आई एम इन द नीड ऑफ 125 रुपीज. ओके, सो इफ माई बैंक इज प्रोवाइडिंग मी ओडी, दैट इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, सो अगेंस्ट द डिपॉजिट ऑफ माई 100 रुपीज आई कैन टेक द withdrawal of 125 rupees with the help of the overdraft facility, right? And whenever I will deposit the money next time, what will happen? Firstly, that 25 rupees extra that I took, that will be deducted from my account, okay, and the rest of the amount will be converted to the savings, right? So that is what is the overdraft facility is. और इसके लिए हमने क्या लेकर आए हैं अभी? Safety ring. So this limit is defined by the customer and acts as a safeguard across all digital channels, preventing the TDs from being closed. Okay, so this is what safety ring. कौन लेकर आया है? पंजाब नेशनल बैंक. Right? Okay. Next. Once implemented, the safety ring ensures stringent control over the digital transactions, enhancing overall security for the PNB's internet. ठीक है, तो सेफ्टी रिंग क्या है? एक सिंपल शब्दों में किसी भी टाइप के फाइनेंशियल फ्रॉड से अपने कस्टमर्स को बचाने के लिए एक प्लेटफॉर्म है या एक पोर्टल है जो स्ट्रॉन्ग या स्ट्रेंथ देता है सभी ऑनलाइन या डिजिटल ट्रांजैक्शंस को. ओके, दैट्स इट. नेक्स्ट, द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, दैट इज नोन एज DPIIT, has suggested that unpopular angel tax on startups should be, closed. Okay, should be got ridden off. तो क्या बोला है और किसने बोला है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, दैट इज DPIIT, ने बोला है कि जो एंजल टैक्स है वो हटा देना चाहिए. किससे? स्टार्टअप से. तो जो की टर्म्स है यहां पे ध्यान रखने के लिए, ओके, व्हाट दे आर. सो फर्स्टली दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, ओके, हियर वी गो, कि DPIIT ने बोला है ये बात. ठीक, किसके लिए बोला है? एंजल टैक्स के लिए. कहां से हटा देना चाहिए? हर एक कंपनी से नहीं, हर एक कंपनी से नहीं, वो जो कि एक स्टार्टअप है जो अभी अभी ताजा ताजा बनी है, उससे एंजल टैक्स हटा देना चाहिए. ओके, सो अब सवाल निकलकर ये आ जाता है कि जनाब ये एंजल टैक्स होता क्या है? व्हाट इज एन एंजल टैक्स? सो एंजल टैक्स इन सिंपल लैंग्वेज व्हाट वी कैन सी, it is a tax that private companies they have to pay
on raised money that is more than their fair market value. It mostly affects payments from angel investors, which is how the name came, that is angel tax. और ये angel tax कहां से verified है? So section 56 clause 2 of schedule 7b of the income tax act, which puts this tax in the place, and it says that any premium on selling shares to foreign buyers is income from other sources, hence it is also to be taxed. तो एंजल टैक्स अगर हम समझना चाहते हैं और सिंपल लैंग्वेज में तो उसको समझ लेते हैं. क्या होता है? लेट्स से फॉर एग्जांपल देयर इज अ कंपनी, वंस अगेन इट्स कंपनीज नेम इज एक्स. ठीक. अब ये कंपनी एक्स को एक बाहर से इन्वेस्टर आया अचानक से. ठीक. बोला कि यार मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं तुम्हें फंड दूंगा. ठीक. तो ये तो हमें लगता है ना कि यार तुम तो मतलब भगवान का रूप हो. तो उससे हम इंग्लिश में क्या टर्म दे देते हैं? एंजल. राइट. कि तुम तो मतलब दूत हो, तुमको जो है भेजा गया है हमारी डूबती नैया को पार लगाने के लिए, लाइक दैट. ओके. तो इसको नाम दिया जा रहा है एंजल इन्वेस्टर. ओके. अब ये अचानक से बहुत सारा पैसा एक कंपनी में फ्लो करा देता है. अभी जो बहुत सारा आया हुआ पैसा है इसको हम क्या कहते हैं? एंजल इन्वेस्टमेंट. और इसी पैसे पर, इसी इन्वेस्टमेंट पर जब टैक्स लगता है तो उसको हम क्या कहते हैं? एंजल टैक्स. ओके. सो अब अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स किसी इन्वेस्टर को बेच दिए और उससे मैंने भारी पैसा, मोटा पैसा जिसे बोलते हैं ना, वो ले लिया, और उसमें जो मेरे को फायदा हुआ उस फायदे पर भी मेरे को टैक्स पे करना है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? एंजल टैक्स. सेक्शन 56 क्लॉज 2. ओके. शेड्यूल 7b से निकल कर आता है. कौन से एक्ट के थ्रू? इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू. दिस इज व्हाट द टर्म एंजल टैक्स इज. Next, India's employment rate went up a lot in the fiscal year 23-24, adding 46.7 million new jobs for a total of 643.3 million jobs across the country. See, there is n number of debate going on in our country right now कि unemployment है, joblessness है, etc. etc. That's true. Absolutely true. हम unemployment से जूझ रहे हैं, joblessness से जूझ रहे हैं. ऑब्वियसली 143 करोड़ की पॉपुलेशन हो चुके हैं हम ऑलमोस्ट. अभी रिसेंट जो रिपोर्ट्स हैं वो यही बता रही हैं. एब्सोल्यूट जो सेंसस है वो होना बाकी है, जनगणना होना बाकी है, लेकिन जो एक रफ डेटा है वो बताता है 143 करोड़ की हमारी इस वक्त की जनसंख्या हो चुकी है. अब ये 143 करोड़ की पॉपुलेशन को ऑब्वियसली फीड कराना और सबको जॉब पहुंचाना किसी भी इकोनॉमी के लिए डिफिकल्ट होता है. डिफिकल्ट होता है, इम्पॉसिबल नहीं. लेकिन हाँ, इंडिया का जो आईटी सेक्टर है वो बूम कर रहा है. इंडिया के जो हम देख रहे हैं जो हैवी मशीनरी इंडस्ट्रीज हैं वो भी बूम कर रही हैं, ऐसी बात नहीं है. तो जॉब्स क्रिएट हो रही हैं और उसी से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि पिछले एक साल में करीब 46.7 मिलियन नई जॉब्स बनी हैं. अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये सफाइस कर रही है हमारे पॉपुलेशन को, ये जो है प्रोवाइड करा रही है, सेटिस्फैक्टरी डेटा प्रोवाइड करा रही है हमारे पॉपुलेशन को. नहीं, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है. उसके कंपैरिजन में 46 मिलियन या 47 मिलियन मैंने अगर जॉब्स क्रिएट भी कर दिए हैं तो भी उससे बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं क्रिएट हो रहा है. लेकिन हाँ, डिफरेंस तो क्रिएट हो रहा है, बड़ा नहीं, छोटा इसे, लेकिन हो तो रहा है. Right, so what we can see, the number of jobs they have grown by 6%, which is a big jump from 3.2% in the previous fiscal year. तो 22-23 में जो ग्रोथ रेट था वो था 3.2% और अभी कितना है? 6%. ओके. बट स्टिल ये अभी एक सेटिस्फैक्टरी डेटा नहीं है. द डेटा डजंट सफिस द अनएम्प्लॉयमेंट इशू वंस अगेन. और ये डेटा आया कहां से है? तो आरबीआई की एक रिपोर्ट आती है, तो रिपोर्ट का नाम यहां पर आपके सामने है. ओके. रिपोर्ट किसकी है? सबसे पहली चीज आरबीआई की, और रिपोर्ट का नाम है प्रोविजनल आउटपुट रिपोर्ट. और इस रिपोर्ट ने बताया है क्या? कि 6% जॉब्स एक्स्ट्रा क्रिएट हुई हैं पिछले फिस्कल ईयर में कंपेयर टू द लास्ट टू लास्ट फिस्कल ईयर ऑफ 3.2%. ओके. सो इवन दो देयर आर साइंस दैट मोर जॉब्स आर बीइंग क्रिएटेड, द राइजिंग जॉबलेसनेस इज स्टिल अ वरी. और ये बात बोली है किसने? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी. तो एक एक जो है सर्वेलेंस विंग है जिसमें गवर्नमेंट और जो है नॉन गवर्नमेंट प्लेयर्स, प्राइवेट प्लेयर्स सभी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, और इसको हमने नाम क्या दिया है? CMIE, दैट इज सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी. ओके. नेक्स्ट, RBI approves Govind Singh's reappointment as MD and CEO of Utkarsh Small Finance Bank.
सो गाइस अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ये न्यूज है आपके सामने, किसके लिए है? सो नेम इज हियर गोविंद सिंह। क्या हुए हैं? ये रीअपॉइंट हुए हैं, रिमेंबर, ओके, दे हैव बीन रीअपॉइंटेड, राइट। सो रीअपॉइंट हुए हैं कहां पर? कौन है? गोविंद सिंह। किसके लिए? एमडी एंड सीईओ हुए हैं ये उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के, राइट, ओके। सो here we go with the MCQs now. What we need to understand here is the first question: which institution has cancelled the licenses of several cooperative banks? Okay, किसने लाइसेंसेस कैंसिल किए हैं? तो वो हैं हमारे आरबीआई, जिन्होंने अभी 7 कोऑपरेटिव बैंक्स का जो है लाइसेंस है वो कैंसिल किया है। ओके, नेक्स्ट, why did RBI revoke the license of these certain banks under the Banking Regulation Act of 1949? तो रीजन क्या था? हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, that is they were unable to have the profitability. तो प्रॉफिट को लेकर क्वेश्चन आया था, hence as a result यहां पर इनका लाइसेंस कैंसिल किया गया, that is inability to pay depositors in full. Okay, what is the primary objective of Agri Fund for startups and rural enterprises? ओके, तो एग्री श्योर का जो प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या था? ओके, दैट इज सिंपल शब्दों में जो हमारे एग्रीप्रेन्योर्स हैं उनको सपोर्ट कराना। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? दैट विल बी बी, टू सपोर्ट स्टार्टअप्स एंड एग्रीप्रेन्योर्स थ्रू इन्वेस्टमेंट। सो नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सेफ्टी रिंग फीचर? तो सेफ्टी रिंग फीचर का जो है क्या पर्पस है, क्यों लेकर आए हैं? ओके, पंजाब नेशनल बैंक के थ्रू आया है। ओके, सो व्हाट इज द प्राइमरी रीजन? Okay, what is the primary focus here? That is simple शब्दों में to allow or to customers to set daily transaction limits for their term deposits. तो TDS के लिए उनके जो term deposits हैं उनके लिए daily transaction limit को बनाए रखने के लिए safety ring feature जो हम लेकर आए हैं। Okay. Next, what is the primary purpose of the angel tax as defined in the Income Tax Act? Angel tax का primary जो है focus क्या है? Okay, to tax excess money raised by the private कंपनीज। तो जितना भी एक्सेस मनी आया है, ओके, उसके ऊपर टैक्स लगाने के लिए हम क्या लेकर आते हैं? एंजल टैक्स, राइट। सो हियर वी गो गाइस विथ द फाइनल क्वेश्चन हियर। ओके, ये आपके लिए जो है होमवर्क रहेगा। सो व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन AIF? दैट इज ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड का जो प्राइमरी फोकस है, जो प्राइमरी एजेंडा है, वो क्या है? दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर। ओके, सो गाइस दैट्स इट फॉर द सेशन टुडे। प्लीज डू लेट मी नो AIF क्या है क्या नहीं है into the comment box. I'll wait for your answers. Thank you so much for watching. Have a great day ahead. Thank you.